नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर आप सभी का एक नए पार्ट में, एक नई स्टोरी में। कहानी आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन कभी आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक रोटी के लिए किसी का मर्डर हो जाता है, खाने के लिए किसी का मर्डर हो जाता है। तो पूरी कहानी एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बड़ी रोमांटिक कहानी है, रोमांच भरी कहानी है। तो बात करते हैं जिस प्रकार सन 1974 में राजेश खन्ना और मुमताज अभिनीत मनमोहन देसाई के निर्देशित एक फिल्म आई थी, रोटी, जो बहुत सुपरहिट गई थी। फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे और मात्र एक रोटी के लिए वो एक क्रिमिनल बन जाते हैं। इसी पे बेस्ड कहानी है, किस तरीके से वो क्रिमिनल बनते हैं और किस तरीके से पूरी ये कहानी होती है। तो यही कहानी एक जो कातिल होता है वो कातिल एक्टिव हो जाता है इसी कहानी के ऊपर। तो बात करते हैं, एक व्यक्ति था राजेश उर्फ विल्टन। उसका नाम था राजेश उर्फ विल्टन पासवान। गांव बथनी रामपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार का रहने वाला था। पिछले लगभग 1.5 साल से वो हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी की न्यू जैन कॉलोनी में रहने वाले राजिंदर सिक्का की कोठी में काम कर रहा था। राजिंदर सिक्का जो थे वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी बालाजी स्टोन क्रेन के मालिक हुआ करते थे। राजेश जो था उन्हीं के पास काम करता था। राजेश उससे पहले वह खिदराबाद में स्थित आरके स्टोन क्रेशर में काम करने वाला व्यक्ति था। उसे अच्छी तनख्वाह न मिलने के कारण वहां पर जो उसे तनख्वाह मिलती थी वो 8,000 रुपये मिलती थी। 8,000 रुपये में उसकी गुजर बसर नहीं हो पाती थी। 8,000 रुपये में वह ना अपने घर को भेज पाता था और ना ही अपने खाने का जुगाड़ उसमें कर पाता था। 15 मई 2019 की रात को राजेश जल्दी सो जाता था। यानी जब 15 मई 2019 रात को राजेश को जल्दी सोना था, इसकी वजह यह थी कि जो 16 तारीख थी उसे किसी मीटिंग के सिलसिले में कचहरी जाना था। यानी जो उसकी कंपनी थी क्रेशर की, तो वहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले में उसे कचहरी जाना था। पिछले 20 दिनों में वह घर पर ही थे। वजह यह थी कि उनका ऑपरेशन कराया गया था, यानी उनको बीमारी थी, उनकी वजह से उनका ऑपरेशन कराया था, जिसके कारण वो घर पर ही रुके थे। दरअसल राजिंदर सिक्का का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि वजन कम करने के लिए उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बशर्ते 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया था। सबसे पहले उसने कोठी में खड़ी हुई कार धोई। उसके बाद राजेश ने राजिंदर सिक्का की ड्रेसिंग के लिए नाश्ता बनाया और परोसा। करीब 11:15 बजे राजिंदर सिक्का अपने बेटू हिमांशु, उसका दूसरा नाम था मोंटी, के साथ घर से निकलकर, जब दीपांशु और मोंटी घर से निकल गया तो घर पर केवल राजेश, इसके अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उसके 7 महीने का बच्चा घर पर रह गया था। राजिंदर और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी जो थी, पूरा घर था, उसकी सफाई की। फिर वह छत के पंखों की सफाई करने लगा। यह सारा काम निपटाने के बाद वह सामने वाले फ्लैट में कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोकर उसने मशीन में ड्राई कर सुखाया, मशीन कोठी में रखी। फिर वह जब बाहर निकला तो जब वह कपड़े लेकर कोठी पहुंचा तो कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज का उत्तर नहीं आया। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हारकर उसने दीपांशु यानी रोजी के पति को फोन किया। उसने कहा कि मशीन में कपड़े उसने सुखाया पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही। दीपांशु ने उससे फोन से उत्तर दिया। उसने कहा कि रोजी को फोन करता है तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह 1:30 बजे की बात है। इसके बाद 10 मिनट बाद हिमांशु का फोन राजेश को आया। फिर दीपांशु ने कहा कि वह भी काफी बार रोजी को फोन लगा चुका है, लेकिन रोजी भी उसका फोन नहीं उठा रही है।
फिर दीपांशु ने बताया कि गेट खुल नहीं रहा है तो तुम पीछे वाले गेट से जाकर दरवाजा खोलो और फिर देख के मुझे बताओ कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। दीपांशु ने कहा कि यार रोजी फिर क्या हुआ, उसने कहा कि अंदर जाके देखो, दरवाजा खोलो, देखो मामला क्या है, माजरा क्या है, पूरी कंडीशन मुझे बताओ। कोठी का गेट, राजेश ने कहा कोठी का गेट अंदर से बंद है, मैंने इतना दरवाजा पीटा पर भीतर से कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, तुम किसी तरह, दीपांशु ने कहा तुम किसी तरह जाकर दूसरी गेट से दरवाजे में अंदर एंट्री करो और मुझे बात करवाओ, दीपांशु ने बोला। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार फांदकर भीतर अंदर जाता है और दीपांशु को फोन करने के साथ साथ बहुत जोर जोर से वह शोर मचाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर जो पास पड़ोस के पड़ोसी थे वो भी दौड़ दौड़ कर उसके पास चले आते हैं और जैसे ही आते हैं सामने का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया, 100 नंबर पे, एम्बुलेंस को 102 नंबर पे फ़ोन किया और इतनी बार फ़ोन किया कि जब तक एम्बुलेंस वहां पर पहुंच ना जाए, लेकिन फ़ोन ही रिसीव नहीं हुआ। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच चुके थे, यानी उनके ससुर जी रोजी के और उनके हस्बैंड दोनों वहां पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा था। पुलिस ने उसे हल्के में ना लेकर अपनी जांच शुरू कर दी और उस समय के एसपी कुलदीप यादव खुद स्वयं वहां पर मौजूद थे। उनमें सबसे पहले डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष, डीएसपी जगाधरी सुधीर और डीएसपी प्रदीप जगाधरी सिटी, एसएचओ राकेश, सीआईए सेकंड इंचार्ज श्री भगवान यादव समेत अन्य कई पुलिस ऑफिसर, साथ में क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई। ये घटना आपको बता रहा था 16 मई 2019 की। जगाधरी की न्यू जैन कॉलोनी में रहने वाले स्टोन क्रेशर उद्यमी राजेंद्र सिक्का के घर पर यह दृश्य देखकर सभी लोगों का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। किसी ने दीपांशु की रोजी सिक्का की गला काट कर हत्या कर दी। पूरी खबर इलाके में फैल जाती है। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बटा हुआ था और आसपास जितनी गलियां थी, घर के अंदर की जितने रास्ते थे, सब जगह खून पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ तक मृतक का गला काटते समय खून की धार जो थी वो दीवार के ऊपर जाके गिरी थी, जिससे खून की फव्वारे दीवार के ऊपर जाके गिरे थे, जिससे पूरी दीवार भी लाल हो गई थी। और ये जो खून था वो जो छींटे थी वो बता रही थी कि अभी जल्दी ही खून किया गया है और जिसने कातिल है वो दीवार फांदकर निकल गया है। और उसी रोजी की लाश के पास 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठा हुआ उसकी छाती से लिपट कर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तब उसने बच्चे को संभाला। घर के बाहर गली में खून बिखरा हुआ था। आशंका यह जताई जाती थी कि यह वारदात को अंजाम देने वाला दीवार फांदकर उस पार निकल गया है। और जिसमें गली में खून के निशान बन गए थे, क्राइम सीन के खून के छींटों की जांच और जगह जगह पर फिंगरप्रिंट उठाए गए। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के लिए आदेश दिया, लेकिन पता चला कि सीसीटीवी कैमरा कई दिनों से, पिछले 1.5 महीनों से खराब पड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने गली में जितने सीसीटीवी कैमरास थे उनकी जांच करनी शुरू की, लेकिन वो भी किसी कारणवश बंद कर दिए थे। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये एक मर्डर है और मर्डर करने वाले ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। फिर क्या होता है, राजेंद्र सिक्का और उनके बेटे हिमांशु ने बताया कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी के कारण कचहरी जाना था, तहसील जाना था, इसी कारण वो घर पे रुके नहीं थे। आज काम भी नहीं हुआ, इसलिए वो आराम करने के लिए दोनों बाप बेटे अपने क्रेशर चले गए थे। तभी नौकर राजेश का फोन आता है और वो कहता है कि पूरी कहानी उन्होंने बताई कि कैसे क्या हुआ, कपड़ा धोने गया, सारी हिस्ट्री बताई। तो जो जगाधरी सिटी पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट की जांच शुरू कर देती।
इस केस को पुलिस अब छोटे बड़े एंगल से देख रही थी, यानी किस तरीके से कोई एक सुराग मिल जाए वो देख रही थी। अब तक की जो खोज की गई थी उसमें यह सामने आया कि उसने यह माना था कि इस घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर इत्मीनान से मर्डर किया और फरार हो गया। सिक्का परिवार में अब तक ना किसी पर संदेह हुआ था और ना ही किसी के साथ कारोबार में दुश्मनी थी। दीपांशु और रोजी की शादी जो थी 28 फरवरी 2018 को हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि कोई पुराना एंगल ढूंढा जाए कि जिससे कोई दुश्मनी पता चले, लेकिन ऐसा भी कोई मामला पास में नहीं आया। और पुलिस ने यह भी सोचा कि देखिए कुछ चोरी का मामला हो, इसलिए उसने घर के सारे गहने जेवरात देखे, लेकिन उसमें से भी कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा था। जब प्रारंभिक जांच हुई तब उसमें पता चला कि रोजी की हत्या तो हुई है, लेकिन हत्या ये बड़ी निर्मम तरीके, बड़ी बेरहमी से की गई है। फिर उसके बाद जो सीआई सेकंड इंचार्ज जो थे श्री राम भगवान दास, उनका शक सबसे पहले उनके नौकर पर जाता है। जब उसके नौकर से पूछताछ हुई तो उसने अपनी जो सारी प्रक्रियाएं की थी, उसने सारी प्रक्रियाओं को बताया और कहा कि मैंने खून नहीं किया है। किसी तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो क्या होता है, दरअसल जो श्री भगवान यादव थे उनको नौकर पे विश्वास नहीं हुआ, और जब विश्वास नहीं हुआ तो उसने और कमरे में छानबीन करना शुरू किया और कुछ उन्हें ऐसे प्रूफ मिले, एविडेंस मिले, जिससे उन्हें पता चल गया, उन्हें विश्वास हो गया कि यह मर्डर उनके नौकर ने किया था। पहला शक मर्डर के बाद जब उसके मालिक और पुलिस राजेंद्र सिक्का की कोठी में पहुंची तो नौकर राजेश भी दुखी होने का नाटक पूरी तरीके से कर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। दूसरा शक क्या था कि दीपांशु से फोन पर बात करने के 10 मिनट बाद जब राजेंद्र सिक्का ने उसे फोन पर कहा कि वह घर जाकर देखे और बहू फोन क्यों नहीं उठा रही है, इस पर राजेश ने बताया कि वह जर्दा लेने के लिए गया है, अभी कोठी जाकर देखेगा। क्या बात है। 10 मिनट पहले जब दीपांशु को बताया तो वह कपड़ा धुल रहा था। इससे पुलिस का शक और पूरी तरीके से बढ़ जाता है। तीसरा शक क्या था कि जिस मकान में नौकर राजेश रहता था वहां से बहुत से ऐसे कपड़े बरामद हुए जिस पर उसी समय का धोया हुआ लग रहा था और जो पूरी तरीके से गीले थे और शायद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए मशीन में भी डाला गया था। इसके अलावा पानी की टंकी के पास एक साबुन बरामद हुआ जिस पर जगह जगह पर हल्का हल्का खून भी लगा होता। संभवतः उस साबुन में भी में खून था, जिसे साफ करने के लिए जिसने कत्ल किया था उसने हाथ साफ करने के लिए उस साबुन को प्रयोग किया होगा। उस साबुन को बरामद करने के बाद जब उसे लैब भेजा जाता है तो सारा मामला क्लियर हो जाता है। फिर उस नौकर से पूछताछ के दौरान नौकर ने राजेश पहले कई घंटे तक पुलिस को घुमाता रहा। फिर उसने एबनॉर्मल होने का ड्रामा, यानी पागल होने का ड्रामा कर लिया। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो तब उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। जब गुनाह कबूल किया तो उसने बताना शुरू किया कि उसने रोजी की हत्या क्यों की। उसने रोजी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई वो एकदम विश्वास करने योग्य नहीं थी कि ऐसा भी कोई कर सकता है। राजेश ने बताया कि उसने रोजी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उसे कम खाना देती थी और जब वो खाना मांगता था तो उसे डांट देती थी, चिल्ला देती थी। ऐसा हुआ क्यों? राजेश ने पूछताछ के बाद ये भी बताया कि राजेश की मां का देहांत हो चुका था। उसके भाई 5 भाई थे जिसमें 3 भाई और 2 बहनें थी। उसे छोड़कर सबकी बाकी शादी हो गई थी। वह भी अपना घर। तो पुलिस के जो 5 भाई बहन थे उसमें से उसके उन 3 भाई बहनों में सबकी शादी हो चुकी थी। केवल राजेश जो था उसकी शादी नहीं हुई थी। पैसों के लिए घर में बहुत तंगी हो रही थी, जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर राजेश जगाधरी कमाने के लिए चला गया था और वह आरके क्रेशर खिदराबाद में नौकरी करने लगा। इसके बाद वह राजेंद्र सिक्का के पास नौकरी करने लगा।
सिक्का से यहाँ तक वह बहुत खुश था। वह भरपेट खाने को मिलता था, अच्छा वेतन मिलता था क्योंकि वो भोजन अपने हाथ ही बनाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जितना बनाए, चाहे जितना खाए। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, यानी जो सिक्का का बेटा था मोंटी, जब से उसकी शादी हुई थी तभी से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उसने बताया कि जब नई बहू घर में आई थी तब कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, पर शादी के 2 ढाई महीने बाद नई बहू रोजी ने खाना बनाना जब शुरू किया तब उसे खाना देने में ऐतराज करने लगी और अपने पिता की मौत से ही उसको गहरा सदमा लगा था, तो उसका दिमाग संतुलन में नहीं था। रोजी ने उसे कम खाना-पीना देना जब शुरू किया, चाय में भी छोटी-सी प्याली में देती थी और उस रात खाने में अधिकांश दोपहर का बासी खाना उसे दे दिया करती थी। और जब वो ज़्यादा माँगता था, तो रोजी कहती थी, "तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो, जानवरों की तरह खाते हो।" पिता के मरने के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई कि वह रोजी उसे गिनकर 4-5 रोटियां ही देती थी और 4-5 रोटियों में वह अपने पिता के लिए एक रोटी निकाल कर रख देता था, अपनी माँ के लिए एक रोटी निकाल कर रख देता था, उसके बाद 2-3 रोटियां बचती थी, इससे उसका पेट नहीं भरता था। अब वह बताता है घटना वाले दिन क्या हुआ। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को यह हुआ कि सुबह 7 बजे काम करते वक्त दोपहर को जब राजेश को भूख लगती है, तो उसने मोंटी की पत्नी रोजी से खाना मांगती है और तब रोजी ने कहा कि खाना अभी बना नहीं है और जब दीपांशु आएगा यानी मोंटी आएगा तभी खाना बनेगा और तभी खाना मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहा कि भाभी जी साहब लोग पता नहीं कब आए, लेकिन भूख से मेरी जान चली जाएगी। यदि आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बनाकर खा लूंगा। फिर क्या होता, रोजी ने जब उसे इस तरीके के शब्द बोले तो वह शब्द से उसका गुस्सा पूरी तरीके से फूट जाता है और वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बाहर चला आता है। फिर वह रसोई से एक चाकू उठाता है और चाकू उठाकर सामने रोजी बैठी थी जो मोबाइल में गेम खेल रही थी, दबे पांव पीछे से आकर वह बाएं हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और दाहिने हाथ से चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। अचानक हुए हमले को रोजी देखकर घबरा जाती है और जब घबरा जाती है तो फिर वो जल्दी ही उसके चंगुल से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसको छूट नहीं मिल पाती है। राजेश के हाथ पर वह दांतों से काटती है, लेकिन फिर भी राजेश उसे छोड़ता नहीं है। इसके बावजूद जब राजेश की पकड़ ढीली नहीं होती है तब उसका संघर्ष धीरे धीरे होना बंद हो जाता है। इसके बाद कटे हुए वृक्ष की भांति जब राजेश देखता है कि अब ये इसकी डेथ नहीं हो रही है, तो उसने उस चाकू से रोजी की गर्दन को ही काट देता है और उससे खून की जो फुहार है वो निकलने लगती है, जिससे जो खून था वो सारी दीवारों पर जाने लगता है। अब सारी घटना उसने बता दी। अब नौकर राजेश ने रोजी की हत्या प्रोफेशनल तरीके जैसे की थी। राजेश के बयान कलमबद्ध करने के बाद जगाधरी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश और श्री भगवान यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी को सीजेएम कोर्ट जगनदीप मित्तल की अदालत में 5 दिनों की रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। रिमांड के दौरान उसने मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया गया। किसी से यह बात दावे के साथ कही कि वह साइको किलर नहीं है, उसने जानबूझ के काम किया। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद 21 मई 2019 को राजेश को दोबारा अदालत में पेश किया जाता है और तभी उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा कि उसकी जो मालकिन थी उसमें उनके ससुर और उनके पति का भी हाथ है। जब उसने यह बात बताई तो पुलिस ने इस मामले को भी सीरियसली ले लिया और उसने फिर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि जो रोजी के ससुर थे उन्होंने कहा था कि यदि तुम रोजी को मार दोगे, और मारना किस लिए था, उन्होंने यह इल्ज़ाम बताया कि घर में इतना सारा पैसा आता है, इसके बावजूद फिर पूरी बात जब उसे क्लियर हो जाती है और जब पुलिस को कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिलता है तो कुछ दिनों के बाद जो अदालत थी उस अदालत ने उसके ससुर और जो उसका हस्बैंड मोंटी था उसको बरी कर दिया जाता है और जो राजेश था उसको पूछताछ के बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कोर्ट में पेश करने के बाद उसने उसे जेल भेज दिया जाता है।
तो ये कहानी थी एक रोटी के लिए मर्डर की। ठीक है ना। कहानी अगर पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए